Just 2 minutes. I'm just waiting for Prajakta ma'am. Yeah. Let's start the live. नमस्कार, मैं निकिता और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के फेसबुक लाइव में जो है मेनोपॉज और इमोशनल वेलबींग यानी मेनोपॉज रजोनिवृत्ति और आपका मानसिक स्वास्थ्य। मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति जिसे हम कहते हैं वो एक स्त्री के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। काफी कम स्त्रियां ये जानती है कि ये स्टार्ट होता है अराउंड द एज ऑफ 42 और जब तक आपका लास्ट पीरियड आता है तब तक ये चलता रहता है। ये इतना बड़ा 8 से 10 साल का एक ट्रांजिशनल पीरियड रहता है और एक स्त्री को काफी उतार चढ़ाव में से जाना पड़ता है ड्यूरिंग मेनोपॉज। ये आपकी बॉडी एक तरफ काफी चेंजेस एक्सपीरियंस करती रहती है, एट द सेम टाइम आप अपने निजी जीवन में रोजाना जिंदगी में काफी इमोशनल चेंजेस आप महसूस करते हो, जैसे आपके बच्चों का पढ़ने के लिए कहीं जाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अब तक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे थी वो कहीं कम होती है, थोड़ा खालीपन सा महसूस होता है। ये इस तरीके की काफी सारी चीजें ये पूरे फेज में 10 साल के फेज में चलती रहती है। इसी दौरान अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य या इमोशनल वेलबींग अगर अच्छा नहीं रख पाते हैं या इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है तो हमने ये काफी केसेस में ऐसा देखा है कि ये प्रोलॉन्ग चलता रहता है। ये इससे उभरना काफी तकलीफदायक होता है। सो इसी थॉट के साथ हमने ये सोचा कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और इस पे बातचीत करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है प्राजक्ता चांदोरकर मैम को, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सुसाइडल पेशेंट्स के साथ काम किया हुआ है और 13 साल से वो एक स्कूल काउंसलर का एक्सपीरियंस उनका है। सो वेलकम मैम टू आवर पेज एंड दिस लाइव। थैंक यू। एंड मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मेनोपॉज और अपना इमोशनल वेलबींग कैसे लिंक्ड है, इसका लिंक क्या है, कनेक्शन क्या है? थैंक यू निकिता फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैंने आपके बाकी भी प्रोग्राम्स देखे हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव और स्पेशली लेडीज के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ये रहते हैं। डाइट का भी मैंने देखा था आपका। और अभी चलो बात करते हैं कि ये मेनोपॉज और मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज, इसमें क्या लिंक है? So definitely there is a link between menopause phase and mental health difficulties or issues. क्योंकि वैसे तो स्टार्ट ये होता है फिजिकल सिम्टम्स से। बहुत बार थकान होती है या फटीग रहता है, नाइट स्वेट्स रहते हैं, इंसोमेनिया रहता है। लेकिन इस सब के साथ ये जो सब सिम्टम्स रहते हैं उसकी वजह से एक डिस्ट्रेस भी बहुत रहता है। हमेशा एक अनसर्टनिटी रहती है इन दिनों में, और उसका डिस्ट्रेस भी बहुत रहता है, वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रहता है। उसी के साथ साथ बाकी भी बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स रहते हैं, बहुत सैडनेस कभी कभी रहता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बताते हैं कि पहले मैं बहुत काम करती थी और अब बिल्कुल इच्छा नहीं होती, या उतना पहले जैसा काम ही नहीं होता। तो ये जितना फिजिकल है ना उतना वो साइकोलॉजिकल भी रहता है कि काम करना, लैक ऑफ मोटिवेशन वहां पे रहता है, इच्छा नहीं होती काम करने की, या स्ट्रेस लेवल इतनी बढ़ जाती है कि मैं काम कर पाऊंगी या नहीं ऐसे लगने लगता है। एंजाइटी बढ़ जाती है। इसी के साथ जैसे आपने कहा कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी इसी टाइम कभी कभी हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतना बड़े हो जाते हैं, बच्चों को आपकी उतनी जरूरत नहीं रहती, कभी कभी पढ़ाई के लिए या करियर के लिए घर के बाहर जाते हैं।
तो वो खालीपन और ये सिम्टम्स, ये वैसे डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि और उससे वो खालीपन ज्यादा चुभने लगता है। जब तक आप बिजी हो तब तक ये सिम्टम्स आपको राइट। उतने तकलीफदायी नहीं होते, लेकिन अगर आपको बहुत खालीपन आ गया है तो वो साइकोलॉजिकल भी रहता है, एनवायरमेंटल भी रहता है, और फिर ऐसे में ये सिम्टम्स और तकलीफदायी होते हैं। इसी के साथ अगर मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है तो भी ऐसा देखा जाता है कि रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं मेनोपॉज में, या फिर ये मेंटल इलनेस यानी डिप्रेशन जो है, या फिर बायपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। तो ये जो मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है, तो मेनोपॉज में बहुत बार ये भी देखा गया है कि ये सिम्टम्स जो है ये थोड़े प्रोनाउंस्ड हो गए हैं, थोड़े एग्जैजरेटेड दिख रहे हैं, या रिलैप्स भी हुआ है। तो in a way we can say that there is a definite link between mental health issues and menopause. ओके। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि लाइफ यानी आपके बॉडी चेंजेस इसमें काफी होते हैं, और बॉडी चेंजेस और आपका इमोशनल चेंजेस ये दोनों अफेक्ट करता है। तो ये बॉडी चेंजेस कैसे यानी ये हार्मोनल इम्बैलेंस हम जिसको बोलते हैं, या आजकल काफी सुनाई देता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ये होता है। तो ये एक्चुअली इमोशंस को कैसे ट्रिगर करता है, या इमोशंस इससे कैसे अफेक्ट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है निकिता, क्योंकि क्या होता है ये तो हमने देखा कि मेनोपॉज है और तो मेंटल सिम्टम्स बहुत बार दिखते हैं। लेकिन ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये अगर हमें पता चलता है तो वो सेल्फ अवेयरनेस की पहली स्टेप रहती है। तो ये क्यों होता है, ये मैं पहले बताती हूँ कि एस्ट्रोजन जो है वो कम होने लगता है। मेनोपॉज ने क्या तो एक ट्रांजिशन फेज है, प्रजनन फेज से निकल के रजोनिवृत्ति की फेज तक हम जाते हैं। ये बीच में जो न है वो ट्रांजिशन है। इसमें ऐसा होता है कि एस्ट्रोजन ये जो हार्मोन है ये कम होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, डिप्लीट होता है धीरे धीरे, क्योंकि अब उसकी उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि एक हार्मोन कम हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं रहता। अपनी पूरी बॉडी जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट है, सारे सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लिंक्ड है, और एक चेन रिएक्शन हमेशा रहती है। तो जब भी इतना हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो रिसेप्टर्स रहते हैं, वो बॉडी में रहते हैं, वो ब्रेन में रहते हैं। और अगर हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो नॉर्मल क्वांटिटी में होते हैं, तो आगे भी वो चेन रिएक्शन जो होती है कि फिर उस हार्मोन से मूड एक्टिवेटर केमिकल्स जो है वो भी नॉर्मल सीक्रेट होते हैं, वो भी अपना काम ठीक से करते हैं। लेकिन जब ऐसे होता है, इस ट्रांजिशन पीरियड में ऐसे होता है कि धीरे धीरे वो लेवल कम होने वाली है हार्मोन्स की, तो योर बॉडी इज नॉट स्टिल अडेप्टेड टू दैट। धीरे धीरे वो एडेप्टेशन हो जाएगा, लेकिन अभी हार्मोन्स कम होने लगे हैं। जब हार्मोन्स नॉर्मल क्वांटिटी में आते हैं तो पूरी चेन रिएक्शन होके नॉर्मल बिहेवियर दिखता है, नॉर्मल इमोशनल स्टेट दिखती है, या रहती है, या बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट रहती है। लेकिन जब ऐसे होता है कि धीरे धीरे वो हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तो अपने आप आगे की जो रिएक्शन है, आगे की जो चेन एक्शन है, लिंक्ड एक्शन है, वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे ऐसे होता है कि ब्रेन में भी उसका असर होता है, बायोकेमिकल्स होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, उस पे भी असर होता है। और ये सारी चीजें, ये मूड एक्टिवेटर केमिकल से, ट्रांसमीटर से, ये सारी चीजें उसी पे काम करती है। और जब वहाँ इम्बैलेंस होता है, या जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं मिल रही है, तो अपने आप वो अफेक्ट करता है हमारे इमोशंस। और इसीलिए ये जो हमारे बॉडी में दिखता है कि यानी वो पूरे शरीर पे ही उसका असर होता है, सिर्फ इमोशंस पे होता है ऐसे नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर को उससे ये नए सिनारियो से अडेप्ट करना पड़ता है।
धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर भी लेती है, ब्रेन अडेप्ट कर भी लेता है कि अब ये एस्ट्रोजन मिलने वाला नहीं है, विदाउट एस्ट्रोजन हमें ये काम करना है। धीरे धीरे वो एडेप्टेशन पूरा होता है, लेकिन पूरा होने तक का जो समय है तब ये प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इमोशंस में हमेशा दिखाई देते हैं। ओके ओके। अब जब हम लोग जैसे काम करते हैं सुषुम्ना एम के, हम एडवाइस करते हैं, तो जैसे आपने बोला कि ये एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होने के कारण फिर जो कुछ भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो काफी हमने कंप्लेंट सुना है कि मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, या फिर क्या फोकस कम होता है, अटेंशन स्पैन कम होता है। ये सारी चीजें जो है वो डे टू डे लाइफ में, अगर आप काम भी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, ये अफेक्ट करती है। तो ये हम किस तरीके से इनको और बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं टू गेट इन, लाइक टू हैव अ नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल लाइफ एज आई कैन से। तो इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट? आप क्या एडवाइस करेंगे? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, नियर नॉर्मल लाइफ, क्योंकि ये तो होता ही है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस आ ही जाएगा, इमोशनली हम उतने स्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन फिर क्या करें? अगर हम ये बोलते हैं कि ये तो सारा ब्रेन केमिकल्स का किया धरा है, मेरा मूड अच्छा नहीं है तो अब मेरा काम करने का मूड नहीं है, तो क्या काम नहीं करे वहां? या फिर बहुत रोने की इच्छा होती है तो सिर्फ रो ही लूं, या फिर एंजाइटी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये ऐसे करके हमें नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये क्यों होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस की फर्स्ट स्टेप है। अगर हमें पता है कि ये मेरा बेसिक नेचर इतना चिड़चिड़ा नहीं है, मेरा बेसिक नेचर इतना एंग्शियस एंजाइटी वाला नहीं है, तो ये मुझे सेल्फ अवेयरनेस अब आ गया है कि ओके, ये हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मेरे इमोशंस तो पूरे कंट्रोल नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट आई कैन कंट्रोल माई एक्शंस, राइट? जैसे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्सा आना ठीक है, ये कोई बहुत यानी इट्स बैड इट्स गुड ऐसे कुछ नहीं है। कोई भी इमोशंस जो है वो तब तक गुड और बैड या राइट और रॉन्ग नहीं रहती जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। तो मुझे किसी को मारने की इच्छा हो रही है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर मैं मेरा बिहेवियर मेरी एक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ तो नेचुरली मुझे वो ही करना चाहिए। मुझे ये समझ लेना चाहिए, थोड़ा रैशनल थिंकिंग मुझे करना चाहिए कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसे ही एक्सप्रेस करना जरूरी है क्या? ये सच में इतनी बड़ी बात है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आना चाहिए? या फिर मुझे बहुत आई एम फीलिंग वेरी सैड, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि ये सैडनेस जो है ये एनवायरमेंटल नहीं है, ऐसी कुछ चीजें हुई नहीं है कि जिससे मुझे इतना सैड लगे, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेन में हो रहा है उसकी वजह से है। तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है या कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। इस पे हम काम कर सकते हैं कि नहीं, मुझे काम तो करना है, जो मेरे रोज के काम है, जो चीजें करनी चाहिए वो तो करनी चाहिए। दिस इज हाउ वी कैन यूज आवर कॉग्निशंस और रैशनल थिंकिंग, और इस तरह से हम अपने मूड को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, मूड को, इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके ये ठीक है कि हम पे काम करना है, ये तो सही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आजू बाजू के लोग ये समझ नहीं पाते हैं, या उनको ये पता नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे यार ये मम्मी अभी तो ठीक थी, अभी क्यों रो रही है, अभी इसको क्या हो गया है, अभी क्यों चिड़चिड़ी हो रही है। या तो फिर
अरे इसका तो रोज का ही है, ये भूलने ही लग गई है, या ऐसा है। तो इसके लिए हम अपने आजू बाजू के लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, उनसे एक सहयोग की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि क्या होता है कि मुझे पता है कि मेरे ये चेंजेस है, उसकी वजह से मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ी ना पता है। और जब ऐसा होता है कि मदर का मेनोपॉज चालू होता है, तो तब बच्चों का भी एडोलेसेंट फेज चालू होता है। और ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है कि मैं खुद को खुद के प्रॉब्लम्स को हैंडल करूं या बच्चों के टेंट्रम्स को हैंडल करूं, या यानी करूं तो क्या करूं, इस तरह का एक फ्रस्ट्रेशन जैसा आ जाता है। लेकिन आई विल से दैट कम्युनिकेशन इज द की। प्रॉपर कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी है। जैसे अवेयरनेस आप में आ गया है कि ये जो है वो हार्मोन्स के इम्बेलेंस से हो रहा है, ये कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे ये कम होने वाला है। और तब तक मुझे हार्मोन्स के ट्यून पे डांस नहीं करना है। मुझे जो भी करना है वो खुद को करना है। हार्मोन्स कितना भी बोले कि डिप्रेस्ड रहो या एजिटेटेड रहो या इरिटेबल रहो, तो भी मुझे वो नहीं करना है। मुझे अपनी रैशनल थिंकिंग यूज करनी है। ये जैसे मैं खुद को बोल सकती हूँ, वैसे ही आपको आपके घर में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो दे वोंट अंडरस्टैंड ये अभी क्या हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो उनके लिए भी वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना आपके लिए है। इसलिए उन्हें भी बताना पड़ेगा कि ऐसा कभी कभी हो सकता है। यू कैन ब्लेम इट टू माई मेनोपॉज, लेकिन मैं कभी रो दूंगी तो बी केयरफुल, हो सकता है, या मैं कभी गुस्सा भी हो सकती हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं भी कंट्रोल करना चाहती हूँ, मैं भी कंट्रोल करूंगी, लेकिन ऐसे हो सकता है। और ये इसलिए होता है कि इस तरह के हार्मोनल चेंजेस इस फेज में होते हैं। तो आपको भी थोड़ा यू हैव टू कोऑपरेट, ऐसे अगर हम बताते हैं। और आजकल ये अवेयरनेस आ भी गया है। पहले ये अवेयरनेस कम था, लेकिन आजकल ये अवेयरनेस आया है। और ये कम्युनिकेशन अगर इतना हम नॉर्मल और स्मूथ रखते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी समझते हैं। और मैंने ये देखा भी है कि फिर बच्चे ही बोलते कि नहीं नहीं अभी डिस्टर्ब नहीं करना, अभी थोड़ा मूड खराब है उनका, बाद में बात करते हैं। तो ऐसे हो जाता है, बच्चे भी समझते हैं, हस्बैंड भी समझेंगे। राइट, एग्जैक्टली। जैसे आपने अभी बोला कि एस्ट्रोजन लेवल्स कम होती है, तो हम किस प्रकार इसके ऊपर कुछ कंट्रोल ला सकते हैं डाइट में, या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस करके, या ऐसा कुछ योगा में ऐसा कुछ है कि आप थोड़ा ये मूड स्विंग्स और इसके ऊपर कुछ कंट्रोल ला सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं? आई मीन जस्ट टू, जैसे मैंने पहले पूछा कि नियर टू नॉर्मल रहने के लिए, आजू बाजू के लोगों को ज्यादा तकलीफ ना बिल्कुल। हो इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि रैशनल थिंकिंग हमें करना है, तो उसी के साथ जैसे अभी आपने कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ हो सकते हैं क्या, या डाइट में कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे डाइट में अगर हम एस्ट्रोजन जिसमें ऐसे फूड हम ऐड कर सकते हैं, शतावरी है या ये सब हम देख सकते हैं कि कौन सा फूड ऐड करना है। ओके। बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। जंक फूड वैसे भी कम करने चाहिए। इसी के साथ स्पाइसी फूड भी कम लेना चाहिए। टी ओके। कॉफी ये भी थोड़ा सा अगर हम कम करते हैं तो वो हेल्प करता है। रेगुलर एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। ये मेनोपॉज के लिए भी नहीं, हमेशा ही एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लेकिन स्पेशली इन दिनों में अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग या योगा या कुछ नहीं तो सिर्फ 8 या 10 सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो उसका भी बहुत फायदा होता है। एक चीज मुझे अभी याद आई है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेनोपॉज में और एक रीजन रहता है हमेशा कि
यानी इमोशंस तो है ही, लेकिन एक थोड़ा ऐसा भी रहता है कि मेरा कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से, ये फीलिंग बहुत रहती है। क्योंकि मेरा यूथ जा रहा है, या मेरे फेमिनिटी की जो पहचान थी वो ही शायद मेरे से छूट रही है। और इंडियन साइकोलॉजी में हमेशा बताया जाता है कि 4 एलिमेंट्स है जो हमारे सफरिंग के लिए दे आर द रीजन ऑफ आवर सफरिंग। लाइक जैसे काम, काम यानी डिजायर्स, क्रोध यानी गुस्सा, फिर लोभ यानी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये वाला फीलिंग, और लास्ट वाला भय यानी फियर। तो ये डर जो रहता है, ये डर हमेशा हमें रहता है कि मैं कुछ खो दूं, कुछ मेरे हाथ से छूट जाएगा। ये डर हमेशा पूरे लाइफ में हमें रहता है, और ये डर मेनोपॉज में और बढ़ जाता है। तो हमें इस डर से अगर हम मुक्ति पाते हैं ना, तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कम हो जाते हैं। तो अगर हमें लगता है कि मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है, तो हमें तब ये सोचना चाहिए कि उसके बदले में हमें जो मिल रहा है वो कितना बड़ा है, एक फ्रीडम मिल रहा है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसी के साथ साथ जैसे योगा है, एक्सरसाइज है, डाइट है, इसके साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ। अगेन आई विल गिव यू अ रेफरेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल ऐसा है कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ और वर्स्ट एनिमी ऑफ योरसेल्फ। यानी आप ही हो, अगर आप खुद को हेल्प करते हो, खुद को ग्रो होने में हेल्प करते हो, तो आप ही आपके बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन अगर आप खुद की हेल्प नहीं करते हो, या खुद को डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा आपका काम होता है, तो आप अपने एनिमी हो। तो ये हमें इस एज में ज्यादा सोचना चाहिए कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ या मैं अपनी एनिमी हूँ। अगर मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं अपने ग्रोथ के लिए क्या कर रही हूँ, या फिर डाइट अच्छा रखना ये बेस्ट फ्रेंड का काम है, तो वो मैं कर रही हूँ या नहीं। एक्सरसाइज करना ये मेरे लिए जरूरी है, तो मैं कर रही हूँ कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम खुद के लिए सोच सकते हैं। और ये डाइट के बारे में पहले भी बात की है आपके ही प्रोग्राम में, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ड्रिंक्स यानी रेगुलर वाटर इनटेक होना चाहिए, लेकिन अल्कोहल कंटेंट नहीं है, यानी अल्कोहल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो डाइट पे तो ध्यान देना ही चाहिए। और जैसे आपने कहा कि अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत है, तो सुषमना एम के रिजल्ट्स या उसके बारे में तो आप ये और मेरे से ज्यादा बता सकते हैं। तो ये चीजें भी जरूर ले सकते हैं। यस, एक क्वेश्चन था इसमें, मोटिवेशन कम होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्व्स। आपने काफी सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर लिए हैं, बट आई थिंक जस्ट हाउ टू ओवरकम द लैक ऑफ मोटिवेशन फीलिंग, ऐसा एक क्वेश्चन था इसमें। अच्छा, ठीक एक है। बार इसमें एक तो देख अंडरलाइन। सकते हैं कि कौन कौन से काम के लिए मोटिवेशन कम होती है। तो वो काम जब हम फ्रेश है तभी कर लेनी चाहिए, ये एक हो सकता है। दूसरा ये है कि कभी कभी खुद को बताना भी पड़ता है कि नहीं, आई हैव टू डू इट, तो वो भी हम कर सकते हैं। और प्लान योर डे बिफोर हैंड, वो बहुत हेल्प करता है। विजुअलाइज योर डे। अगर जो काम करने की मेरी इच्छा नहीं है, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मॉर्निंग में ही वो कर लेती हूँ, मोटिवेशन नहीं है लेकिन मैंने सोचा है, तो विजुअलाइज, देख लो, विजुअलाइज करो एक दो बार, तो ब्रेन को भी वो फेमिलियर हो जाता है कि मुझे ये काम करना है। तो फिर जब हम मोटिवेशन नहीं भी होती है तो भी वो काम करने लगते हैं, तो करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, कभी कभी कैसे होता है कि हमें पता रहता है कि हम मेनोपॉज में है, या हमारा
हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है या आई एम नॉट फीलिंग वेल, समटाइम्स हम कुछ ज्यादा ही खुद को उसमें बेचारा सा बना देते हैं या बेचारा सा फील करवा देते हैं कि जब मुझे नहीं करना है या पता नहीं कि मैं तो इसमें से जा ही रही हूँ तो थोड़ा और खुद को डिस्काउंट कर ही देती हूँ, नहीं करना है थोड़ा और रो ही लेती हूँ। तो इसको कैसे कहाँ पे रोकना चाहिए? कभी कभी एक रोकने का जो कंट्रोल रहता है वो कभी कभी रहता नहीं है, या तो हम उसको कुछ ज्यादा ही ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उसको कैसे कहाँ पे रोकना है और कहाँ पे ये समझना है कि अच्छा ये हमको हो नहीं रहा है, ये बस हम फील कर रहे हैं और ये हो तो नहीं रहा है कुछ हमको, एंड आई कैन ओवरकम दिस। Absolutely right. You cannot blame everything on your menopause, right? तो ये तीन राइट। लाइन रहती है, सेल्फ पिटी है या सेल्फ कंपैशन है, ये हमें पहले सोचना है। अगर हम एक आध बार रो लेते हैं तो अच्छा है, बहुत सारे टॉक्सिन्स या स्ट्रेस बस्टर जैसे वो काम करता है। लेकिन अगर वो हम आदत डाल लेते हैं तो हमें कभी ना कभी बोलना पड़ेगा, यू नो दिस इज नॉट राइट, आई शुडंट डू दिस। अगेन यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत काम में आता है कि अगर ये हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है तो मैं कंट्रोल तो कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम मैं हॉर्मोन्स को ब्लेम नहीं कर सकती। कभी कभार ये भी हो जाता है कि अब मेरे काम करने की इच्छा नहीं है, तो मेरा मेनोपॉज चालू है, मेनोपॉज की वजह से मेरी काम करने की इच्छा नहीं है, बट यू योरसेल्फ नो इट वेरी वेल दैट इट्स माय लेजीनेस। तो कभी कभार वो कंसेशन लेना ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। तो आपको ये क्या, या हर चीज में मेनोपॉज पे ब्लेम कर रही हूँ क्या, और उस अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क ऑन ओके। काफी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, एंड हाउ टू maintain our emotional well-being during all this transitional phase. I think जिन जिन हमारे ऑडियंस जो है उनको इसमें से काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है इस सेशन से, एंड फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल द VVIPL टीम I would really like to thank you, Prajakta ma'am, for being here and giving us such an useful information. And thank you so much once again. Thank you so for inviting me. It's my pleasure. Thank you. Thank you. Bye.